हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मैंग्रोव पारिस्थिति हमारे लिए अलग अलग कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आजीविका के कंटेक्स्ट में, और कई स्थानों पर ये प्राकृतिक आपदाओं की इंटेंसिटी को कम करती है, लाइक चक्रवात। जैसे भारत में यदि देखा जाए तो कई स्थानों पर आपको मैंग्रोव वनस्पतियों का प्रादुर्भाव देखने के लिए मिलेगा, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जो द्वीपीय क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप वाला एरिया, गुजरात और साथ में सुंदरवन डेल्टा तो प्रसिद्ध माना ही जाता है। परंतु वर्तमान में जो सी सरफेस टेम्परेचर है और जो अन्य गतिविधियां यहां पर संपन्न हो रही हैं, उनके कारण ये मैंग्रोव वनस्पति लगातार कम हो रही है। और ऐसी ही एक घटना आपको मालदीव में देखने के लिए मिलेगी। यह मालदीव देश मध्य हिंद महासागर में स्थित है, जिसके 150 आइलैंड पर, अब 150 से ज्यादा ही आइलैंड यहां पर है, परंतु वो जो 150 द्वीप हैं, यहां पर 15 से अधिक प्रजातियां मैंग्रोव वनस्पति की पाई जाती हैं। इनमें से कुछ नमक को बहुत अधिक मात्रा में सहन कर लेती हैं। नमक का अर्थ आप यहां पर ऐसा लें कि भाई जो समुद्र तल में या फिर समुद्र में मिली हुई लवणीयता है, उसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, और कुछ संवेदनशील नहीं भी होती हैं। इन प्रजातियों में से कुछ प्रजातियां लगातार समाप्त हो रही हैं, और इसका कारण बताया जा रहा है इंडियन ओशन डायपोल। मालदीव की बात करें तो लगभग ये 900 किलोमीटर लंबा है, और सी सरफेस से यदि इसकी ऊंचाई देखी जाए तो लगभग 1.5 मीटर, जो कि बहुत ही कम मानी जाती है, इतनी ऊंचाई आपको देखने के लिए मिलती है। और किसी भी स्थान पर, मेनली सी सरफेस पर घटित होने वाली घटना के कारण या फिर किसी भी जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन की अन्य एक्टिविटीज के कारण यदि सी सरफेस का लेवल बढ़ता है, तो इसके कारण जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कंट्रीज हैं, ये द्वीपीय क्षेत्र ही होते हैं। कारण यह है कि इन द्वीपीय क्षेत्रों की ऊंचाई उतनी अधिक नहीं होती है। अब मालदीव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हुए अध्ययनों के द्वारा, हाल ही में हुई रिसर्च के आधार पर यह पता लगाया गया है कि भाई मालदीव में जो ये मैंग्रोव वन है, ये लगातार समाप्त हो रहे हैं, और ये इनके समाप्त होने का कारण बताया जा रहा है इस सी सरफेस का बढ़ना। अर्थात जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये मैंग्रोव वनस्पतियां पानी में डूब रही हैं, और पानी में डूबने के कारण जो लवणीय जल है, ये इसमें अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनकी बाधित हो रही है, और अन्य प्रकार की जो इनको जीवित रहने के लिए संसाधन आवश्यक होते हैं, उनकी कमी होती जा रही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि मालदीव से लेकर जो सुंदरवन डेल्टा तक का क्षेत्र था, वहां के कई एरिया में मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए अलर्ट जारी किया गया था, और इसका कारण बताया गया था हिंद महासागर का बढ़ता हुआ तापमान। किस प्रकार से हिंद महासागर का बढ़ता तापमान इस मैंग्रोव वनस्पति के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, इसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप याद रखें कि 2017 से लेकर 2020 में जो हिंद महासागर में इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन निर्मित हुई थी, इसके कारण समुद्र का जलस्तर तो बढ़ा था। याद रखिएगा, जब भी इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन निर्मित होती है तो लवणीयता भी बढ़ती है। कुछ समय पश्चात आप पाएंगे कि समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता है, जिसके कारण ये जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, ये जलमग्न होती हैं। और जलमग्न होने की कंडीशन में, यदि मान लीजिए जलमग्न नहीं हुई, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल की भी 2-3 कंडीशंस होती हैं, है ना। एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, एक होता है नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो कई बार ये जलमग्न हो जाती हैं, यानी कि अधिक लवणीय जल में ये जलमग्न हुई तो भी नष्ट, और यदि लवणीयता बढ़ गई और वर्षा नहीं हुई तो भी नष्ट। कारण यह है कि एक कंडीशन में समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और एक कंडीशन में समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे कम होगा। अभी आप ये जानिएगा कि भाई 2017 से लेकर 2020 तक ये जो कंडीशंस निर्मित हुई हैं, इसमें जो समुद्र का स्तर है ये लगभग 30 मिलीमीटर। अब ये 30 मिलीमीटर सुनने में हमको ज्यादा खास नहीं लगता। कारण यह है कि भारत, जहां पर हम रहते हैं, ये सी सरफेस से बहुत ज्यादा ऊंचा है, और इसीलिए 30 मिलीमीटर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। परंतु याद रखें कि ऐसे क्षेत्र जो कि सी सरफेस से लगभग 1.5 मीटर ही ऊंचे हैं, इनके लिए ये 30 मिलीमीटर भी मायने रखता है। तो 2017 से लेकर 2020 तक इंडियन ओशन में जो भी फिनोमिना घटित हुए, इसके कारण 30 मिलीमीटर जलस्तर में वृद्धि हुई, जिसके कारण जो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन थे, ये धीरे धीरे नष्ट हो गए। और आज की कंडीशन में इनके लिए अलर्ट जारी किया जाना एक प्रकार का संकेत है कि सर, कई स्थानों पर मैंग्रोव वनस्पति बिल्कुल समाप्त हो रही है, और इवन समाप्त हो चुकी है।
2019 और 20 में आप देखेंगे कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशंस निर्मित हुई थी और ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है ये भारत पर पड़ा था। यानी कि आप पाएंगे कि 2019 के आसपास भारत में जो मॉनसून था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। कई स्थानों पर बहुत अच्छी वर्षा हुई थी, कृषि भी बहुत अच्छी हुई थी। हाँ, कई स्थानों पर बाढ़ आई थी, परंतु उसको यदि हम नज़रअंदाज कर दें तो कई स्थानों पर बहुत अच्छा मॉनसून का असर हमको देखने के लिए मिला था। जो पूर्वी हिंद महासागर वाला एरिया है यहां पर आपको ठंड देखने के लिए मिली थी। कारण यह था कि जब भारत में पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशंस निर्मित होती हैं, यानी कि जिस वर्ष भारत में मॉनसून अच्छा रहता है उसी समय आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वाले सेक्शन में बुश फायर जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। अब जो मैंग्रोव वनस्पति यानी कि मैंग्रोव वनस्पति की जो प्रजाति नष्ट हुई है उसका नाम है ब्रूगेरिया सिलिंड्रिका, यानी कि ये इस प्रकार की दिखती है। और तमाम प्रकार के ये जो मैंग्रोव वनस्पति हैं जो कि खुत्ती नुमा जड़ को धारण किए हुए होती हैं, जो कि चक्रवात की इंटेंसिटी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये मैंग्रोव वनस्पति की एक प्रजाति है जिसके नष्ट होने का खतरा अभी बताया जा रहा है। और इसका मेन कारण है कि इसमें नमक ग्रंथियों की अनुपस्थिति होती है। और ये जो सी सरफेस का टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, याद रखें कि इसका भी वही कारण बताया जा रहा है जो कि वैश्विक तापन का बताया जाता है, अर्थात जो हम कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन कर रहे हैं जिसके कारण वातावरण गर्म हो रहा है, यानी कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से यह संबंधित है। उसके उत्सर्जन के कारण जो समुद्र का स्तर है, वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 2100 तक इसमें 0.43 से लेकर 0.83 मीटर तक वृद्धि हो जाएगी। और यदि इतनी वृद्धि होती है तो ये तो अभी एक प्रजाति नष्ट हुई है, आने वाले समय में और भी मैंग्रोव की ऐसी कई प्रजातियां होंगी जो कि खतरे की कैटेगरी में आ गई होंगी और इवन नष्ट हो गई होंगी। और यदि ये नष्ट होती हैं तो याद रखें कि पर्यावरण पारिस्थितिकी पर हर एक चीज का, हर एक वनस्पति का, हर एक जीव का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और इनका नष्ट होना पर्यावरण पारिस्थितिकी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा, जैसा वर्तमान में आप मालदीव में भी देख सकते हैं। याद रखें कि यदि ऐसा होता है तो ये जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है ये आने वाले भविष्य में हमको देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, साथ में अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनकी इंटेंसिटी को ये कम करती हैं ये भी बढ़ती हुई हमें नजर आएंगी। अब जरा समझते हैं कि इसका मेन कारण क्या है, अर्थात ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं इंडियन ओशन डायपोल, इसके बारे में समझिएगा। यदि हम एल नीनो और ला नीना की बात करते हैं तो ये स्थानीय आधार पर घटित होने वाली एक घटना है जो कि वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव डालती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो इंडियन ओशन डायपोल है ये भी स्थानीय आधार पर घटित होने वाली एक घटना है जो कि हिंद महासागर में घटित होती है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही हिंद महासागर को यदि हम मिला लेते हैं, और वैश्विक स्तर पर ये ऐसे प्रभाव डालती है कि जो अटलांटिक महासागर वाला रीजन है वहां पर स्थित जो यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम वाला क्षेत्र और यूएसए पर पाए जाने वाले मैंग्रोव वनस्पतियों तक पर इसका प्रभाव देखने के लिए आपको मिलता है। याद रखें कि ये जो इंडियन ओशन डायपोल है ये जलवायु पैटर्न है एक प्रकार का, और इसका डायरेक्टली कनेक्शन हिंद महासागर के तापमान में अनियमितता से है, अर्थात इसमें जो उतार चढ़ाव देखा जाता है इससे है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल और एक होता है नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। आगे मैं इन दोनों को समझाने वाला हूं, उससे पहले अब ये फैक्चुअल डेटा कुछ नोट कर लें कि आमतौर पर देखा जाता है कि मई से जून के आसपास ये शुरू होता है और अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये अपनी चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है ये। और बसंत के अंत तक यदि हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये मॉनसून को तेजी से समाप्त भी कर देता है, यानी कि तेजी से समाप्त हो जाता है मॉनसून के समाप्त होने के साथ ही। याद रखिएगा कि यहां इसके कारण इंडियन ओशन डायपोल के कारण जहां यदि पॉजिटिव है तो यदि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो इसके कारण जो इंडियन ज्योग्राफी में हम मॉनसून वाला चैप्टर पढ़ते हैं और ये मॉनसून को स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी कि इंडिया पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई इसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कहा जाता है। और इसके कारण इंडिया के कई रीजन्स पर आपको द्रोट यानी कि सूखा जैसी कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी, इसीलिए इसको नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल कहा जाता है। अब जरा समझते हैं कि ये इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेक्स्ट में किस प्रकार से मैंग्रोव वनों की नष्ट होने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उससे पहले यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2026 या 2027 के यूपीएससी अटेम्प्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप
इन P2I और फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि 2026 आपका टारगेट है तो आपके लिए ये P2I फाउंडेशन बैच है, अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने ये वाली बैचेस हैं। मॉर्निंग में इसकी क्लास शुरू हो रही है 25 नवंबर से सुबह 8 बजे से, और यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और साथ में मेरी मेंटरशिप के लिए और तमाम प्रकार के ऐसे सेशंस के लिए आप AKV लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। इसका यूज किए जाने पर ये बैचेस आपको 28,999 रुपए में प्राप्त होंगे। 2027 के छात्र हैं तो भी मॉर्निंग बैच ही है ये, परंतु ये लॉन्ग टर्म बैच है। और यहां पर भी यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो 34,999 रुपए में ये 2027 के अभ्यर्थियों के लिए बैच अवेलेबल कराए जाएंगे। सुनिएगा कि AKV लाइव कोड का यूज किए जाने पर आपको फ्री NCERT क्लासेस भी मिलेंगी और मेरी मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको अपनी UPSC की जर्नी में होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि इंडियन ओशन डायपोल को समझना है तो जरा सबसे पहले हम पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की बात करते हैं। देखिएगा, हिंद महासागर के ये दो भाग हैं, एक है पूर्वी हिंद महासागर और एक है पश्चिमी हिंद महासागर वाला एरिया। किसी भी कंडीशन में यदि पश्चिमी हिंद महासागर वाले एरिया का जो टेम्परेचर है ये बढ़ता है तो इस कंडीशन में जो वायु दाब है अर्थात यहां का जो प्रेशर है ये कम होगा। यानी कि आपने जो पवनों का नियम सामान्य सा नियम पढ़ा है कि ताप और दाब में क्या कनेक्शन है, तो ताप को बढ़ाए जाने पर वायु दाब में कमी आती है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यदि हम यहां पर लागू करें तो यहां आप ध्यान रखें कि जब पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान अधिक होता है और पूर्वी हिंद महासागर का तापमान कंपैरेटिवली कम होता है तो इसके कारण जो पवनों का प्रवाह है ये सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर होगा। यानी कि ये पवनें पूर्वी हिंद महासागर से पश्चिमी हिंद महासागर की ओर आगमित होंगी और इसके द्वारा अफ्रीका के वो क्षेत्र जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, जिसमें सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, युगांडा वाले सेक्शन भी इसमें शामिल हैं, केन्या वाला क्षेत्र भी आ जाता है। यानी कि इस रीजन में आपको भरपूर रेनफॉल, भरपूर आपको वर्षा देखने के लिए मिलती है और यही वह कंडीशन है जो कि भारत में आने वाले साउथ वेस्ट मॉनसून को और अधिक गति प्रदान करती है, अर्थात ये भारतीय मॉनसून को स्ट्रॉन्ग कर देती है। यानी कि अफ्रीका का वो सेक्शन जो कि बेसिकली अपने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो सोमालिया देश है इसको कंट्री ऑफ पायरेसी भी कहा जाता है। कारण यह है कि सूखा है तो अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्य प्रकार की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहां पर बिल्कुल भी नहीं होती है और इसीलिए यह सेक्शन यहां पर जो सोमालिया वाला क्षेत्र है यह अपने पायरेसी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। हाँ, नेगेटिव इंपैक्ट में मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव एस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं कि ये फेमस है, परंतु यहां पर आपको बहुत अधिक रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जब भारत में अधिक वर्षा होगी तो इसी के कारण आप देखेंगे कि उस वर्ष एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ है भारत में। इसी का नेगेटिव इंपैक्ट कुछ इस प्रकार से पड़ेगा कि चूंकि इन पवनों का प्रवाह पूर्वी हिंद महासागर से पश्चिमी हिंद महासागर की ओर है और इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन होगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको एक समस्या मिलेगी जिसको कहा जाता है बुश फायर, जो कि 2019 के आसपास आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में कि एक बड़े स्तर पर बुश फायर की घटना हुई थी और इसने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई थी और ये शुरू होते होते मध्य ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई थी। इसका मेन रीजन था कि 2019 में जो इंडियन ओशन डायपोल आया था ये पॉजिटिव था। अब जरा ध्यान से सुने कि यदि इसी का नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, सबसे पहले यदि तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने पर जो जलवाष्पन है इसमें वृद्धि होगी और जलवाष्पन में यदि वृद्धि हुई है तो याद रखें कि यदि आपने एक कटोरे में या फिर एक पतीले में आपने पानी ले रखा है और इसमें 1 किलोग्राम नमक घोल देते हैं आप और फिर यदि आप इसको गर्म करते हैं तो पानी जलवाष्प बनकर उड़ जाएगा और यदि ये जो 1 लीटर पानी था ये 500 ml हो गया है तो इस कंडीशन में अब आप बताइए कि 1 लीटर पानी में जल की मात्रा, अब ये 600 बन गया है तो 600 ही रहने देना है ना। 1 लीटर पानी में लवणीयता ज्यादा होगी या 600 ml पानी में लवणीयता ज्यादा होगी? तो इसका आंसर साफ है कि सर 600 लीटर पानी में जब 1 किलोग्राम नमक घुला हुआ है, अब क्योंकि नमक का वाष्पीकरण तो होगा नहीं, तो बट ऑब्वियस है कि 600 ml पानी में अब लवणीयता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। और ऐसा ही पूरे विश्व में होता है कि जब पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान बढ़ता है तो पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान बढ़ना मतलब कि यहां पर जलवाष्पन की एक्टिविटी ज्यादा
और जब जलवाष्पन की एक्टिविटी ज्यादा तो इसका मतलब है कि संबंधित क्षेत्र का जो जल है उसमें लवणीयता ज्यादा, और लवणीयता ज्यादा का अर्थ कि यहां पर जो मैंग्रोव वन मौजूद होंगे अर्थात जो मालदीव क्षेत्र होंगे और अन्य प्रकार के जितने भी यहां पर क्षेत्र मौजूद हैं, चाहे वो छागोस आइलैंड वाला क्षेत्र, सुकोत्रा वाला एरिया हो, लक्षद्वीप वाला एरिया हो, इन तमाम क्षेत्रों में जब लवणीयता बढ़ेगी तो लवणीयता बढ़ने के कारण जो लवणीयता के प्रति संवेदनशील नहीं है ऐसे मैंग्रोव वन धीरे धीरे नष्ट होंगे। और दूसरा एस्पेक्ट यह होगा कि जब यहां पर रेनफॉल होगा तो रेनफॉल के कारण जो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, इस बढ़ते जल स्तर के कारण आप पाएंगे कि भाई वे वनस्पतियां जो कि तटवर्ती क्षेत्रों में थी ये जलमग्न हो गई हैं, और जलमग्न होने के कारण भी ये नष्ट हो जाएंगी। अब जरा ध्यान से सुने कि भाई ये जो इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन है इसको सर्वप्रथम 1999 में खोजा गया था। ऐसा नहीं है कि 1999 के पहले ये घटना घटित नहीं होती थी, परंतु इसके बारे में पता किसी को नहीं था। 1997 में, 1998 में, 1969, 1974 इन तमाम ईयर्स में आप इंडियन ओशन डायपोल के बारे में पढ़ते हैं कि सर यहां पर इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशंस निर्मित हुई थी, परंतु हमें जानकारी नहीं थी कि एक्चुअल में इंडियन ओशन में स्थानीय आधार पर कोई ऐसी घटना घटित होती है। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल में आप देखते हैं कि जहां ये पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर की हमने बात की है, इसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि जब पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान कम हो जाए और पूर्वी हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि हो जाए तो इस कंडीशन को कहा जाता है एक्चुअली नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। और इसका मेन रीजन है क्योंकि भारत में आने वाला जो मॉनसून है, जो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून है, इसको ये स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा क्योंकि पवनों का प्रवाह सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर होगा, यानी कि पवनें अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया की ओर चलेंगी। तो इसके कारण जो ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन है यहां पर आपको अधिक वर्षा देखने के लिए मिलेगी, यानी कि इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया, जिस भी वर्ष ये वाली कंडीशन होगी नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल की, उस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर जैसी समस्याएं आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और साथ में जब इंडिया में मॉनसून स्ट्रांग नहीं हो पाएगा तो कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर द्रोट अर्थात सूखा जैसी कंडीशंस निर्मित हो जाएंगी, जो कि पॉजिटिव में इंडोनेशिया वाले सेक्शन में और मालदीव वाले मलेशिया वाले सेक्शन में निर्मित हो रही थी। और ये जो इंडियन ओशन डायपोल है इसका डायरेक्टली कनेक्शन है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से, यानी कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम मानव यानी कि होमोसेपियंस कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, वैसे वैसे हम ये जो सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वायुमंडल में इन विषाक्त गैसों जिनको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, इनकी मात्रा में हम वृद्धि कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमें कई इसके नेगेटिव एस्पेक्ट देखने के लिए मिले, अर्थात जिस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के समझौतों, चाहे वो पेरिस समझौता हो, इससे पहले का क्योटो प्रोटोकॉल हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, इनको नजरअंदाज करते हुए तेजी से कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर विकसित होना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु विकसित होने के साथ साथ हम इन एस्पेक्ट पर भी ध्यान देते जाएं, यह भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो स्थानीय आधार पर घटित होने वाली घटना है, जिनका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आपको वैश्विक स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण मालदीव वाले सेक्शन से लगातार इन मैंग्रोव वनस्पतियों का विनाश होते जा रहा है, ये लगातार गायब होती जा रही हैं। आने वाले समय में भारत के आसपास वाले रीजन में भी यह समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इस पूरे कंटेक्स्ट को आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप पढ़ते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर जिसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वहां पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक इसको पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।